नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में जंग के उसूल बड़े साफ होते हैं। विरोधियों पर जब हावी होना होता है तो सीधे उनके गढ़ में हल्ला बोला जाता है। आज भाजपा के चाणक्य और यूपी की सियासत को बारीकी से समझने वाले अमित शाह ने कुछ ऐसा ही किया। अमित शाह आज यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने 2 जिलों का दौरा किया, पहले कौशाम्बी और उसके बाद आजमगढ़। ये दोनों ही ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा की राजनीतिक ताकत विधानसभा चुनाव में कमजोर दिखाई दी। दोनों ही जिलों में सपा ने भाजपा को न सिर्फ बुरी तरह से हराया था बल्कि क्लीन स्वीप भी कर दिया था। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब अमित शाह ने सपा के सबसे बड़े किले पर सबसे बड़ा अटैक किया है। लेकिन दूसरी तरफ सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को नजरबंद करने पर एक नया विवाद शुरू हो गया। प्रशासन का कहना है कि पल्लवी पटेल कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा करना चाहती थी, तो वहीं पल्लवी पटेल ने इसे राजनीतिक बदला बताया। अब पल्लवी के समर्थन में अखिलेश यादव भी उतर आए। भाजपा को नकारात्मक राजनीति के मुद्दे पर उन्होंने घेरा, यानी कि कुल मिलाकर पूर्वांचल में आज बड़ी सियासी हलचल रही। और आज अमित शाह के पूर्वांचल दौरे, अखिलेश यादव की सिराथू पॉलिटिक्स के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। तो देखिए, लोकसभा की लड़ाई में यूपी के मायने बहुत ज्यादा खास हैं। और अगर यूपी का सियासी मिजाज आपको जानना है तो पूर्वांचल का मूड आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अमित शाह ने अपनी चुनावी हुंकार पूर्वांचल की जमीन से ही भरी। अमित शाह ने कौशाम्बी से लेकर आजमगढ़ तक विकास की योजनाओं की बरसात की। कौशाम्बी को जहां 600 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया, तो वहीं आजमगढ़ की झोली में 4500 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं भी डाली। लेकिन विकास योजनाओं से ज्यादा पूर्वांचल में अमित शाह के भाषण की चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने सपा से लेकर बसपा और फिर कांग्रेस तक पर कई चुभने वाले प्रहार कर दिए। मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर सपा बसपा कांग्रेस इसका टुकड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे। एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनेगी। यूपी की पिच पर 24 वाली बैटिंग शुरू। भाजपा की बड़ी हुंकार, तीसरी बार 300 के पार। फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार। आजमगढ़ कौशाम्बी से शाह का पूर्वांचल उद्घोष। जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। योगी का जनता को संदेश, मोदी राज में बढ़ रहा देश। सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तय हो गया भाजपा का लक्ष्य, सपा कांग्रेस को करना है पस्त। आज से मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 के लोकसभा आम चुनाव में हम 300 सीधे जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। 300 पार को 400 पार भी पहुंचाने में तक जो इतनी ताकत लगाना वो लगाएगा। और माननीय गृह मंत्री जी की एक आवाज में इतने कमल खिले हैं यूपी में कि 73 सांसद बनाने का रिकॉर्ड इसी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली विजय का दलित मार्ग। 5000 दलित महिलाएं आई हैं, उनके बीच में क्या संदेश दिया जाएगा? यही संदेश है कि यह सरकार
जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली सरकार है। पल्लवी हुई हाउस अरेस्ट, अखिलेश हुए लाल। लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, क्योंकि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में बाजी पलटने की तैयारी। चौबीस की लड़ाई में कौन किस पर भारी? बात तो चुभेगी। कौशाम्बी हो या फिर आजमगढ़, इन दोनों ही जिलों के अपने अपने सियासी मायने हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर की एकजुटता का बड़ा संदेश देते हैं। विधानसभा चुनाव में सपा ने इस मोर्चे पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह इस सियासी चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। और तभी तो कौशाम्बी से जहां उन्होंने दलित समाज को बड़े तोहफे दिए, तो वहीं आजमगढ़ में पुराने दंगों का जिक्र करके एक बड़ा दांव भी चला। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन 365 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर भाजपा ने कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर रहे। पहला कार्यक्रम कौशाम्बी में था, जहां से उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर चुभने वाला वार किया। पिछले 4 चुनाव की याद दिलाई और 5वीं बार विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। उसके बाद 19 का चुनाव आया, सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। यूपी पहुंचे अमित शाह ने योगी सरकार की बात बात पर तारीफ की। यूपी को सही नेतृत्व मिलने की बात कही और सपा बसपा को यूपी की राजनीति का इतिहास बता दिया। और तुष्टीकरण के 3 नासुरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ पर मैं जब उत्तर प्रदेश में आया हूँ, तब उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। और मोदी जी ने, क्योंकि वो भी कौशाम्बी वालों आपके नजदीक से वाराणसी से ही सांसद है, उन्होंने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन पर उतारी है। अमित शाह पूर्वांचल में थे तो राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूले। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को एक साथ निशाने पर रखा। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही, मगर एक कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। अयोध्या में मंदिर बने। डबल इंजन की सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र के सभी युवाओं को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आज हम सब जानते हैं, अभी यहाँ पर
लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ है। अगर बात करें तो कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और इस बार 300 पार सीटों के साथ बीजेपी को एक बार फिर से कमल खिलाना है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पे काबिज होते हुए प्रधानमंत्री बन सके। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। कौशाम्बी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। कौशाम्बी की तरह यहाँ भी जनता को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन असली लक्ष्य 24 के चुनाव से पहले भाजपा को मजबूती देना था। आजमगढ़ से भी दोनों नेताओं ने विरोधियों पर चुभने वाले तीर चलाए। आजमगढ़ जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। जिस कौशाम्बी को अमित शाह ने 117 परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में सीधे समझा जा सकता है कि भाजपा की नजर पूर्वांचल के दलित वोट बैंक पर है, यानी सपा जिस दलित मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ को बनाने की तैयारी में है, उसमें अमित शाह ने बड़ी सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। जनता पहले ही दरकिनार कर चुकी, आज आह्वान के बाद और ताकत लेकर के लोग दरकिनार करने में लग जाएंगे। कौशाम्बी आपका भी गृह जनपद है, किस तरीके से यहाँ के महोत्सव देखते हैं और गृह मंत्री के संबोधन कैसे देखते हैं? कौशाम्बी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश की हम लोग 80 लोकसभा सीटों को देखते हैं और कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज माननीय गृह मंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी जी ने किया है और वह जो कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत दम होता है। अमित शाह भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं और चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कौशाम्बी से लेकर आजमगढ़ तक उनके कार्यक्रम का एक दूसरा नजरिया भी है, क्योंकि जब 1 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो सपा ने इन दोनों ही जिलों में क्लीन स्वीप किया था, यानी इन दोनों जिलों की एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं गई थी। और अब भाजपा ने अमित शाह को आगे कर सपा के मजबूत किलों में सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। आह्वान भी किया गया पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों को। हाँ, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से आह्वान किया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड और मध्य यूपी के लोगों का, सब लोग आशीर्वाद पाकर के आह्लादित हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी को यह आश्वासन दिया है हम सब कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश की आम जनता ने, कि हम सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे और पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे। यहाँ पर कौशाम्बी से लेकर काशी तक और काशी से लेकर पूरे दिल्ली तक का एक संदेश है और माननीय अमित शाह जी के आने से हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। अमित शाह उसी कौशाम्बी की जमीन पर थे जहां सपा की रणनीति डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चारों खाने चित कर दिया था। अब 24 में सपा ऐसा झटका दोबारा न दे पाए, इसके लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कौशाम्बी महोत्सव में शिरकत की, लेकिन इसी दौरान सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया और इससे सियासत में हलचल बढ़ गई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुभने वाला वार किया और अखिलेश यादव ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया, लेकिन इस पर भाजपा ने भी तीखा हमला बोला। कौशाम्बी में अमित शाह की सियासी गर्जना सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के रवैये से अखिलेश और उनकी लाल सेना बेहद खफा थी। दरअसल अमित शाह के कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने सिराथू से सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया। कार्यकर्ताओं को पल्लवी पटेल के आवास से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। बताया जा रहा है कि खुफिया तंत्र को आशंका थी कि विधायक पल्लवी पटेल कौशाम्बी महोत्सव में हंगामा कर सकती हैं। बताया गया कि पल्लवी पटेल बिना निमंत्रण के ही कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी।
हालांकि पल्लवी पटेल ने कहा कि विधायक होने के नाते उन्हें निमंत्रण मिला था। लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला देकर के मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियाँ देश की शिरकत कर रही हो, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा करके उनका स्वागत करूँ, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। जैसे ही पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट करने की खबर आई, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सियासत में तपिश पैदा कर दी। अखिलेश ने पल्लवी पटेल की हाउस अरेस्ट वाली तस्वीरों को ट्विटर पर अपलोड करते हुए लिखा, विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा दिया था, और तभी से पूरी भाजपा की नजर सिराथू और पल्लवी पटेल पर दिखाई देती है। सिराथू सिर्फ एक विधानसभा सीट भर नहीं है, बल्कि ये तो वो नाम है जो भाजपा के लिए वक्त वक्त पर चुभन पैदा करता है। और अब पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट करने के मामले को सपा ने जोर शोर से भुनाना शुरू कर दिया है। भाजपा भी पलटवार में पीछे नहीं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं पल्लवी पटेल, उनको नजरबंद किया गया है, और जैसे कौशाम्बी में तीनों विधानसभा रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं। पार्टी के लोग डिरेल्ड हो गए हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक एक कार्यकर्ता आम जनता के लगातार संपर्क में है। केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। कौशाम्बी का संदेश विधानसभा चुनाव में पूरे पूर्वांचल तक गया था। सपा की रणनीति ने भाजपा को न सिर्फ हैरान कर दिया था, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी सचेत कर दिया। और लोकसभा चुनाव से पहले निकाय की परीक्षा होनी है, जहां से पता चलेगा कि दिल्ली की लड़ाई में जमीन पर अभी कौन कितना मजबूत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। नगर विकास विभाग आरक्षण नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, लेकिन इसी बीच आरक्षण नोटिफिकेशन पर सपा की तरफ से जताई गई आपत्ति ने सियासत में तपिश बढ़ा दी और सपा की आपत्ति पर भाजपा ने तल्ख हमला किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया। यूं तो निकाय चुनाव में आरक्षण नोटिफिकेशन को लेकर 832 आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन स्थानीय निकाय निदेशालय में आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे सपा नेताओं की इस तस्वीर ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। आरक्षण पर आपत्ति को लेकर भाजपा ने सपा पर चुभने वाला वार किया है। भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आरोप है कि सपा चुनाव में हार के डर से भाग रही है। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक के मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। अब देखिए कि सपा की ओर से निकाय चुनाव में आरक्षण के नोटिफिकेशन पर क्या आपत्ति जताई गई है। सपा की ओर से कहा गया है, नगर पंचायत अध्यक्ष पद की कुल 544 सीटों पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की एक भी सीट बलरामपुर, कानपुर नगर, ललितपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। इसी तरह अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, चंदौली, गाजियाबाद, कन्नौज, महोबा, मिर्जापुर, रामपुर, श्रावस्ती और वाराणसी में अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के कुल 199 पद हैं, लेकिन एक भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। नगर निगमों में महापौर के 17 पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 3.57 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 2 सीटें आरक्षित की गई हैं।
वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 4.59 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित हैं। सपा का आरोप है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मुताबिक सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम की उस सूची में भारी घपला हुआ है आरक्षण पर, चाहे वो अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, चाहे जनजाति का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो। बहुत ज़्यादा इसमें घपला हुआ है। जिले के जिले ऐसे हैं जहां पर न ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, न अनुसूचित जाति को मिला है, न अनुसूचित जनजाति का मिला है। 544 पदों में जिला बलरामपुर, जिला कानपुर नगर, जिला ललितपुर में एक भी सीट अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। इस बात की आपत्ति आज हमने प्रमुख सचिव नगर विकास के यहाँ दी है। मतलब ये कि सपा ने एक बार फिर आरक्षण नोटिफिकेशन के बहाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन राइट पर सियासी फाइट का बिगुल फूंक दिया है, जिससे सत्ता में काबिज भाजपा और उसके सहयोगी दल बेचैन हो उठे। देखिए, समाजवादी पार्टी को चूंकि सत्ता से हटने के बाद हर चीज़ गलत ही दिखाई देता, विपक्ष का एक मतलब लोकतंत्र में एक ट्रेंड बन गया कि हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखो और उसको समाज में उस पर भ्रमित करने की कोशिश। बहरहाल सियासत अपनी जगह। मुख्य सचिव की ओर से आरक्षण पर आई कुल 832 आपत्तियों के निस्तारण के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नामांकन राशि, जमानत राशि और अधिकतम खर्च का विवरण जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर के पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 35 लाख रुपए तय की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में भाजपा सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है। भाजपा का दावा निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने का है, लेकिन चुनाव से पहले टिकट के लिए पार्टी के अंदर खेमेबंदी ने भाजपा की मुश्किल को बढ़ा दिया है। कानपुर में महापौर पद के टिकट के लिए भाजपा अलग अलग गुटों में बंटी नजर आ रही है और हर गुट के नेता कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की रेस में जुट गए। आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा की रणनीति संगठन की ताकत के जरिए विपक्ष को हर एक मोर्चे पर मात देने की है, लेकिन चुनाव से पहले शुरू हुई टिकट के रेस ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल कानपुर में महापौर के पद के लिए भाजपा में अभी से खेमेबंदी शुरू हो गई है। अपने अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए भाजपा के दो दिग्गज आमने सामने हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी में जानकार बता रहे हैं कि दो खेमे पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। एक सतीश महाना का गुट है, दूसरा सत्यदेव पचौरी का गुट है। दोनों ही गुट अपनी मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। ब्राह्मण प्रत्याशी होगा या गैर ब्राह्मण प्रत्याशी होगा, इस पर दोनों की सियासत टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी सियासी नफा नुकसान का आकलन पूरी तरह से किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहला खेमा कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी का है, जिनके साथ अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह बोले समेत कई बड़े नेता बैटिंग कर रहे हैं। जबकि दूसरा खेमा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का है, जिनके साथ कानपुर नगर के कई विधायक नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही खेमे अपने अपने पसंदीदा चेहरों को टिकट दिलाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दावेदारी ठोकने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि सत्यदेव पचौरी गुट महापौर पद के लिए ब्राह्मण चेहरे के पक्ष में है, जबकि दूसरा खेमा ब्राह्मण प्रत्याशी की जगह दूसरी जाति के उम्मीदवार की वकालत कर रहा है। कानपुर में एक नया डेवलप हो रहा है कि जो नए नए प्रबुद्ध वर्ग हैं, मेडिकल में, इंजीनियर में, इनमें जो लोग आए हैं वो लोग भी चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए। जैसे कि एक पूर्व प्राचार्य हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की, वो लगी हुई हैं इसमें, कुछ इंजीनियर्स लगे हुए हैं। मैंने अगर वो चाहते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग से है तो हमको टिकट दे दिया। तो इस तरीके से टिकट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आला कमान को यहाँ का टिकट तय करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के सामने मुश्किल ये है कि कानपुर नगर निगम की महापौर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बावजूद
अब तक 30 से ज्यादा दावेदारों के आवेदन मिल चुके हैं। दूसरा, निवर्तमान महापौर प्रमिला पांडे भी टिकट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक संपर्क साध रही हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि भाजपा कानपुर में महापौर के पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बना सकती है, जिससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को साधा जा सके। एक तथ्य ये भी है कि 8 अप्रैल को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और 9 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं से बातचीत के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों ही नेता कद्दावर हैं। दोनों ही नेताओं की कानपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अच्छी खासी पकड़ है, प्रभावशाली नेता हैं। तो अब ऐसे में पार्टी का क्या डिसीजन होता है, लेकिन फिलहाल ये है कि सतीश महाना जो है ब्राह्मण मेयर लड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और भीतर खाने से तो ये भी पता चला है, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजनीतिक गतिविधियों से ऊपर कहे जाते हैं, लेकिन ये सब दिखावी तौर पे है। अंदरूनी तौर पे ये चल रहा है कि वो यहाँ से चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण प्रत्याशी मेयर का होगा तो 2024 में उनका रास्ता बिल्कुल साफ होगा और वो आ सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि कानपुर में टिकट के लिए भाजपा के अंदर जिस तरह की खेमेबाजी दिखने लगी है, उससे पार्टी नेतृत्व कैसे निपटता है और किसकी दावेदारी पर भाजपा मुहर लगाती है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। बात स्वामी रामभद्राचार्य के उस विवादित बयान की जिस पर समाजवादी सियासत का पारा हाई हो चुका है। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर सपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। सपा की तरफ से आगरा के थाना सदर में स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ एक तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि अभी भी स्वामी रामभद्राचार्य अपने बयान पर कायम। अब तो जय श्री राम भी है भाई, प्रेम से बोलो। नहीं रहे और काशी राम भी नहीं रहे, अब तो जय श्री राम भी है भाई, प्रेम से बोलो। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य के इस बयान ने सियासत के पटल पर विवाद की नई कथा का आरंभ लिख दिया है। यूं तो स्वामी रामभद्राचार्य का ये बयान रायबरेली में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगाए गए मिले मुलायम कांशीराम वाले नारे के जवाब में आया। लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य ने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने समाजवादी राजनीति में उबाल ला दिया है। आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि श्री राम कथा में राम कथा सुनाई जाए, ना कि जो लोग गुजर गए, जो भगवान की शरण में जा चुके हैं, उनके बारे में ऐसे बोलें कि मरे मुलायम काशीराम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही है, जय श्री राम बोलिए। कौन कहता जय श्री राम नहीं बोलिए? जय श्री राम हर एक के मन में भगवान है, हर एक के घर में आप मंदिर होगा। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर समाजवादी पार्टी चौतरफा हमला बोल रही है। गुरुवार को सपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था। अब सपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगरा के थाना सदर में तहरीर दी है। हमने थाना सदर में तहरीर दी है, वो हमने ये मांग की है कि ऐसे भगवताचार्य जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और भारत सरकार से ही मांग करते हैं कि इनका जो पद्म भूषण दिया गया है, सम्मान दिया गया है, उसे वापस लिया जाए और इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके आगे के प्रोग्रामों पर और इनके कथावाचक जो इनका वो बना रखा है उस पर बैन लगाया जाए। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को कथावाचक के रूप में हम देखना ही नहीं चाहते हैं, जो बहुजनों को और बैकवर्ड को कहीं देख ही नहीं रहे हैं। जो माननीय काशीराम जी के लिए इतना अपशब्द कह रहे हैं और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के लिए भी इतने अपशब्द कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज में द्वेष भावना फैलाना है। किसी धर्माचार्य का ये काम नहीं है कि किसी इतने बड़े नेता को, जिसने अपने समाज में और पूरे उत्तर प्रदेश ने देश में जो वंचित और जो पिछड़ा तबका था उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शासकीय अधिकार दिलाए, भागीदारी सुनिश्चित कराए, उनकी लड़ाई लड़े, उनके प्रति अभद्र भाषा बोलना तो एक कबीर दास जी की लाइन है कि ऊंचे कुल की जन्मिया करनी ऊंच न होए और सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। तो इस तरह की भाषा का कड़े शब्दों में निंदा करी जानी चाहिए। हालांकि सपा के विरोध के बावजूद स्वामी रामभद्राचार्य अपने बयान पर अड़े हुए हैं और तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा।
हमें करने दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कि भारत के विरुद्ध बयान देता ही नहीं। मैं किसी के सपोर्ट नहीं, मतलब मैं राम जी के सपोर्ट में बोलता हूँ। मैंने हिंदू राष्ट्र की बात तभी नहीं कही थी, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ होने की बात मैंने कही थी और अभी भी कह रहा हूँ और भविष्य में भी कहूँगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वामी रामभद्राचार्य ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करने वालों को सीधी चुनौती दे डाली है। स्वामी रामभद्राचार्य ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। आपने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना, बिल्कुल कहना है, एक सभी को कहना चाहिए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मतलब सीधा और साफ है कि स्वामी रामभद्राचार्य ने विवादों की जो किताब खोली है उस पर आने वाले वक्त में बयानों का बवंडर उठना तय है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे सपा नेता आजम खान की मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर में सपा दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आकाश सक्सेना का कहना है कि इस जमीन की लीज जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ली गई थी, जबकि जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा का कार्यालय खोला गया, जो कि लीज के नियमों का उल्लंघन है। और वहीं आकाश सक्सेना की शिकायत पर प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सपा के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले सांसदी छोड़ी, फिर विधायकी गई और अब रामपुर में सपा के दफ्तर दारुल अवाम पर भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रामपुर में जिस जगह सपा का जिला कार्यालय है वो सरकारी जमीन पर बना है। आजम खान ने इसे 2012 में लिया था। आजम ने इसे जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय खोलने के लिए लिया था। इसे 100 रुपए साल के हिसाब से 30 साल के लिए सरकार से लीज पर लिया गया था। अब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम से इसकी शिकायत की है और लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि ट्रस्ट के कार्य के अलावा इसमें किसी तरीके का कोई और कार्य नहीं किया जाएगा। आजम खान वहां अपना पॉलिटिकल ऑफिस चलाते हैं, ये सबको पता है। आजम खान वहां जौहर ट्रस्ट के अलावा वहां पर अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, ये सभी को पता है। इसी की हमने शिकायत की है कि जिन नियमों के आधार पर इस लीज को किया गया, उस लीज के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, अतः इस लीज को तुरंत खत्म करना चाहिए। आज की मुर्तिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोपखाना की शिकायत प्राप्त हुई है। कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उनसे आपको अवगत करा दी जाएगा। 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सपा की सरकार आते ही आजम खान ने ये जमीन लीज पर ली थी, जिसके लिए 2 लीज लिखी गई थी। एक लीज 25,109 वर्ग फुट क्षेत्रफल की और दूसरी लीज 16,072 वर्ग फुट क्षेत्रफल की लिखी गई। दोनों का किराया मात्र 100 रुपए सालाना तय हुआ था। अब आकाश सक्सेना की मांग न सिर्फ लीज रद्द करने की है, बल्कि सरकारी जमीन के दुरुपयोग के आधार पर कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना का आरोप है कि आजम खान इसको अपने निजी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय यहाँ पर बना रखा है। जो राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ से संचालित हो रही हैं वो नियम और शर्तों का उल्लंघन है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस लीज को रद्द किया जाए। इस जमीन पर पहले मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय था। आजम खान ने इस जमीन को लीज पर लेने के बाद यहाँ एक हिस्से में अपना रामपुर पब्लिक स्कूल और दूसरे हिस्से में सपा का कार्यालय दारुल अवाम खोल दिया, जबकि ये जमीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कार्यालय खोलने के मकसद से लीज पर ली थी। यानी आजम के सिर पर नई मुसीबत मंडरा रही है। आजम खान पर मुसीबतों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर रामपुर में सपा के दफ्तर पर कार्रवाई हुई तो ये अखिलेश के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव है और ऐसे में रामपुर से सपा की जमीन खिसक सकती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। विकास को रफ्तार देने के लिए यूपी में केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। योगी सरकार ने 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय कर दिया है, जो तभी मुमकिन है जब बिना किसी लापरवाही के सभी योजनाएं तय वक्त पर पूरी हो।
बावजूद इसके कई जिलों में योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी है। यहां तक कि सरकार के पास जो शिकायतें मिल रही हैं, उनका भी निस्तारण समय पर हो नहीं रहा है। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी। निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार विकास के मुद्दे पर बड़ा संदेश देना चाहती है। सीएम योगी बार बार जिस डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं, उसको मजबूती से जनता के सामने पेश करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कई जिलों और विभागों में तैनात अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार को चुभ गया है। अब सीधे मुख्यमंत्री ने ही ऐसे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम ने साफ कहा है कि अगर लापरवाह अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। आपका विभाग तो ठीक है, क्योंकि आपका विभाग अगर कहें तो उस लिस्ट में नहीं है। नहीं, हमारे विभाग में भी कोई इस तरह के हों तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। हमारा विभाग कोई अलग थोड़ी, अभी जोगी जी का भी विभाग है और यहाँ पर भी कोई अधिकारी इस तरह की गलती करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सीएम योगी के रडार पर सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि अगर शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान नहीं होगा तो अधिकारियों की परफॉर्मेंस तय की जाएगी। दरअसल सीएम योगी शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर खफा है। उनके पास थाने से लेकर तहसील तक की रिपोर्ट पहुंची है, जिसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल IGRS पोर्टल और जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, वहां तमाम शिकायतें पेंडिंग पड़ी है। अधिकारी उन शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अब इसे लेकर साफ तौर पर ऐसे जो लापरवाह अफसर हैं उनको निर्देश दिया है और ये कहा है कि वो काम में सुस्ती ना करें, बल्कि हर जो शिकायत है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करें। दरअसल मुख्य सचिव की तरफ से खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को पत्र भेजकर उनसे हीला हवाली का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि IGRS और हेल्पलाइन की रैंकिंग में टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर गाज गिर सकती है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 विभागों में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, कारावार विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, इसके अलावा खेलकूद विभाग, प्राविधिक शिक्षा और न्याय से भी सीएम खफा हैं। आबकारी विभाग, नागरिक उड्डयन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भी चिन्हित हुए हैं। वहीं अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ADG और IG रैंक की बात करें तो उसमें कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे नहीं, जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उस पर जांच लिखते हैं और जांच होने पर कार्रवाई होती है। कितना रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें अधिकारी भी आएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।